भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास। ब्रिटिश शासकों ने भारत के उद्योगों का हनन किया तथा साथ ही यह प्रयास किया कि भारत इंग्लैंड के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़े कृषि क्षेत्र का कार्य करे। साम्राज्यवादी विस्तार एवं शोषण की भावना ने यहाँ सड़क, रेलवे, बंदरगाह, डाक तार, सिंचाई योजनाएं, बीमा कंपनियां तथा बैंक विनिमय आदि का विकास करने के लिए विवश किया, जो अंततोगत्वा भारत के औद्योगिकरण का साधन बना। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत बड़े पैमाने पर मशीनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की गई। भारत में मशीन युग का आरंभ तब हुआ जब 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट और कोयला खान उद्योग की स्थापना हुई, किंतु इसका श्रेय अंग्रेजों को नहीं जाता। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि अंग्रेज लोग इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि उन्होंने पहली बार भारतवर्ष का द्वार पश्चिम के लिए खोला और उसे पश्चिमी उद्योगवाद तथा विज्ञान का एक हिस्सा प्रदान किया, लेकिन वे देश के अधिकतर उद्योगों का गला घोंटते रहे। ठीक है, तो ये आप लाइन जो है याद रखिएगा कि अंग्रेज लोग इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि उन्होंने पहली बार भारतवर्ष का पश्चिम लोगों के लिए द्वार, पश्चिमी हिस्से, पश्चिम के लिए द्वार खोला और उसे पश्चिमी उद्योगवाद और विज्ञानवाद का हिस्सा प्रदान किया, लेकिन वे देश के अधिकतर उद्योगों का गला घोंटते रहे। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जबकि 1854 में पहली सफल कपड़ा मिल कावसजी डाबर द्वारा बम्बई में स्थापित की गई और पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में रिसरा, बंगाल में स्थापित की गई। 1879 तक 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी, जिनमें लगभग 43,000 लोग कार्यरत थे। सूती वस्त्र उद्योग में भारतीयों का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन इस समय तक अधिकांश आधुनिक उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन विदेशियों के हाथों में ही था। दूसरी ओर 1860 से 65 ईस्वी तक अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास के मूल्यों में वृद्धि होने के चलते मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1870 ईस्वी के पश्चात उद्योगों में थोड़ा सुधार हुआ। लोहा एवं इस्पात उद्योग में भारतीयों द्वारा भी पूंजी लगाई गई। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण भारतीय पूंजी द्वारा हुआ, जिसमें जमशेदजी टाटा का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में कमी आई, क्योंकि वे सभी शक्तियां युद्ध में व्यस्त रही। यह दौर भारतीय उद्योगपतियों के लिए एक स्वर्ण युग था। विदेशी आयात बहुत कम हो गया था, किंतु सरकार को युद्धों के लिए बहुत सा माल चाहिए था। ठीक है, तो कच्चे माल का निर्यात बंद हो गया, क्योंकि उनमें कम मूल्य का लाभ उद्योगपतियों को हुआ। इसके अलावा श्रमिकों का वेतन भी बहुत अधिक नहीं बढ़ा, जिसके फलस्वरूप युद्ध के दिनों में भारतीय उद्योग ने बहुत अधिक लाभ कमाया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारत की उत्पादन क्षमता को क्षतिग्रस्त कर दिया। भारत के पूंजीगत उद्यम और ब्रिटिश पूंजीपति उद्यमों में गहरा अंतर्द्वंद्व इस काल की मुख्य विशेषता रहे। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, स्थान, राज्य, स्थापना वर्ष और विशेषताएं क्या थी, वो हम लोग देखते हैं। तो कुल्टी में, जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, स्थापना वर्ष देखें तो 1870 में, और बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। साक्षी झारखंड 1907 में भारत में लौह इस्पात के इसी कारखाने से जमशेदजी टाटा ने उद्योग जगत में पांव रखा। हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908, इससे पहले भारतीय लौह इस्पात कंपनी के नाम से जाना जाता है। भद्रावती कर्नाटक 1923, पहले मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। बाद में इसका नाम विश्वेश्वरैया
आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में देखें 1937 में पहले स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित इस कारखाने का बाद में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में विलय कर दिया गया। किंतु इस धीमे विकास के बावजूद कुछ उद्योगों का निर्माण हुआ, पूंजीपति वर्ग का उद्भव हुआ। बागान तथा विदेशी स्वामित्व वाले अन्य उद्योगों से भारतीय जनता का कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके वेतन और मुनाफे देश के बाहर जाते थे। उनके अधिकांश उत्पादन विदेशी बाजारों में बिकते थे और बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल ब्रिटेन करता था। इन उद्योगों से भारतीयों को एक ही फायदा हुआ कि अकुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए, किंतु इन उद्योगों में अधिकांश मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी। बागानों में गुलामी की स्थिति थी। आधुनिक उद्योग सरकारी सहायता के बिना तथा बहुधा ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विकसित हुए। भारतीय उद्योगों को अपने शैशवा काल में जिस संरक्षण की आवश्यकता थी वह उन्हें नहीं दी गई। 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय पूंजीपति वर्ग के दबाव के कारण सरकार द्वारा भारतीय उद्योग को कुछ संरक्षण दिया गया, किंतु यहाँ भी भेदभावमूलक संरक्षण दिया गया। जैसे सीमेंट, लौह इस्पात, सीसा को या तो संरक्षण नहीं दिया गया या नाम मात्र का संरक्षण दिया गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश आयातित वस्तुओं को साम्राज्यीय वरीयता की प्रणाली के अंतर्गत भारतीयों के जोरदार विरोध के बावजूद विशेष रियायतें दी गई। कुल मिलाकर भारत में औद्योगिक विकास धीमा और दुखदायी रहा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ब्रिटिश भारत के प्रमुख कारखाना अधिनियम। ठीक है, ब्रिटिश भारत में 1875 ईस्वी में प्रथम श्रम आयोग का गठन किया गया। यह लंकाशायर के उद्योगपतियों की मांग पर गठित किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय कारखानों में श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियों का अध्ययन करना था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक कारखाना अधिनियम लागू किए, जिनका विवरण जो है इस प्रकार दिया गया है। इसमें प्रथम कारखाना अधिनियम देखें तो 1881 लॉर्ड रिपन के काल में आया। यह अधिनियम बाल श्रम से संबंधित था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता था। दूसरा देखें तो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने के घंटे को सीमित किया और खतरनाक मशीनों को संरक्षित करने का निर्देश दिया गया। तीसरा देखें तो इसके अलावा कार्यावधि में 1 घंटे का आराम तथा महीने में 4 दिन के अवकाश की व्यवस्था भी की गई। अगला देखें तो यह अधिनियम उन कारखानों पर ही लागू हो सकता था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 हो। ठीक है, तो ये भी याद ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम केवल उसी पर लागू हो सकता, उसी कारखानों पर लागू हो सकता था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 हो। अब कारखाना अधिनियम 1891 को हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में तो वयस्क श्रमिक के लाभ की व्यवस्था इसमें की गई। यह अधिनियम उन सभी स्थानों पर लागू हुआ जहां पर कम से कम 50 श्रमिक एक साथ काम करते थे। अगला कि 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा और 9 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि को 7 घंटे प्रतिदिन तय कर दिया गया। महिलाओं को रात्रि में देखा जाए तो 8 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक काम करने पर रोक लगा दी गई तथा महिलाओं के कार्य करने की अवधि को 11 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किया गया और इसके लिए सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की घोषणा भी की गई। आप समझ सकते हैं कि 11 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की, इसका मतलब है कि इससे अधिक काम हो रहा था। अब देखिए कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में तो पुरुषों के कार्य करने की अवधि को 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित किया गया। इस अधिनियम में अल्पायु के बच्चों को कारखानों में 7 बजे संध्या से 5 बजे सुबह के बीच कार्य करने पर से प्रतिबंधित कर दिया गया। कारखाना अधिनियम 1922 बच्चे की कार्यावधि 6 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई। 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को कारखाना में कार्य करने की अनुमति दी गई। यह कारखाना कानून केवल फैक्ट्रियों पर लागू होता था। नोट में देखें तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगडन मौसमी और गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया। श्रमिक की चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था की गई।
वयस्क श्रमिकों के काम के घंटे को 11 घंटे प्रतिदिन तय किया गया। कारखाना अधिनियम 1946 को देखें तो इस अधिनियम में श्रमिकों के कार्य करने की अवधि को 11 घंटे से कम करके 9 घंटे कर दिया गया। 200 से अधिक श्रमिकों के कार्य करने वाले कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था की गई। उपरोक्त सभी कारखाना अधिनियम ऐसे समय में लाए गए जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, अतः इन अधिनियमों में श्रमिकों की सुविधाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया। तत्पश्चात स्वतंत्र भारत का प्रथम विस्तृत कारखाना अधिनियम 1948 ईस्वी में लाया गया, जिसमें श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए गए। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास को, इसको डिटेल से हम लोगों ने समझा, और साथ ही हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कारखाना अधिनियम को पढ़ा जो कि ब्रिटिश भारत में लाए गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।